फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और यूपी पुलिस की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, हिंदी की क्लास में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और कमेंट में आपको बताना है कि आपका स्कोर 30 में से 30 जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो कितना जा रहा है, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, अलंकार से लिया है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी बिच सारी है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रयास होगा। अनुप्रयास इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रयास अलंकार होता है, तो अनुप्रयास अलंकार नहीं होगा। उपमा, उपमा भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि उपमा में उपमेय की बात होती है। रूपक अलंकार, यहाँ रूपक भी नहीं है, तो यहाँ संदेह अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न बना हुआ है, बात को क्लियर नहीं बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। पहले का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। और आप भी मेरे साथ वीडियो को रोक रोक के क्लास को लगाइए और बताना आपका स्कोर कितना जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र में कौन सी संधि है। संधि से लिया है, नरेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नरेंद्र में कौन सी संधि होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि नरेंद्र में सही हो जाएगा। नर धन इंद्र, इसको बनाएंगे तो नर धन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, नरेंद्र। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, सर्वोदय में कौन सी संधि है। सर्वोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो सर्वोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, सर्वधन उदय। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। यानी कि कारण ही ना हो, रीज़न ही ना हो, वहाँ पर जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। विरोधाभास, विशेषोक्ति, भ्रांतिमान या विभावना। तो क्या पाया जाता है वहाँ पर, विभावना होती है। विभावना बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, कुल कानन कुंडन मोर पखा, कुल कानन कुंडन मोर पखा और वे बनमाल विराजवती। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें बताना है। कुल, कानन, कुंडन, का वर्ण की आवृत्ति तो हो रही है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लगाइए पहले। तो अनुप्रयास अलंकार होगा, मैं बता ही चुका हूँ आपको। जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रयास, और जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ पर यामक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर का वर्ड आया है ना, कुल में का आया है, कानन में का आया है, कुंडन में का आया है। तो यहाँ पर का वर्ण की, कौन से वर्ण की, का वर्ण की, का वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रयास अलंकार हो जाता है। कुल कानन कुंडन मोर पखा उर पे बन बन माल विराजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, हाथी हाँकने का छोटा भाला उसको क्या कहते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला उसको क्या कहते हैं। अंकुश, अकथनीय, अप्रहा या आज्य। तो उसको क्या कहा जाता है, अंकुश कहा जाता है। अंकुश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंकुश। अकथनीय का मतलब क्या है, अकथनीय किसे कहा है, जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय कहा जाता है। अपराह्न किसे कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। आज्य किसे कहते हैं, जो जीता ना जा सके उसको आज्य कहते हैं। फिलहाल 7 का आंसर क्या हो जाएगा, अंकुश हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है। यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं 4, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि अवधि बोली क्षेत्र से कौन सा कवि यहाँ पर नहीं आता है। तुलसीदास, बाबा रामचरण दास,
महाराज रघुराज सिंह या कबीरदास? तो आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास। अच्छा, साथ ही साथ 1398 में कबीरदास जी का जन्म है। 1398 में कबीरदास जी का जन्म है। 1518 में कबीरदास जी की मृत्यु है। साकी शबद रमैनी बीजक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं, है ना। तो नीरी नुईमा नाम से इनका पालन पोषण किया है। और इनकी जो भाषा रही है वो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी रही है। तो यहाँ पर अवधि से तो वास्ता नहीं है, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर है, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है, मथुरा का क्षेत्र का एरिया रहता है मथुरा, तो ये नहीं हो सकता। अवधी, बुंदेली, बघेली। बघेली छत्तीसगढ़ साइड में बोली जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 का? 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवधी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है? इटावा व औरैया ब्रज क्षेत्र में बताया, मथुरा का क्षेत्र होता है, खड़ी बोली लखनऊ का क्षेत्र होता है, खड़ी बोली अवधी और कन्नौजी। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौजी वाला क्षेत्र आ जाता है इटावा औरैया, यानी कि कन्नौजी बोली जाती है इटावा और औरैया के क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा गया है? शुद्ध रूप में बताना है, करेक्ट है वो, करेक्ट बताना है कि करेक्ट क्या है यहाँ पर। उन्हें एक पुत्र है, क्या ये सही लग रहा है आपको? गलत है, उन्हें एक पुत्र है। उनको एक पुत्र है, क्या ये सही लग रहा है? उनको एक पुत्र है, ये भी गलत है। उनके एक पुत्र है, ये भी गलत है। उनका एक पुत्र है, ये सही है, बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हमको चयन करना था यहाँ पर। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करें, चाहे यूपी टेट की करें, चाहे सी टेट की करें, या अदर टीचर भर्ती या कोई और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, सबके लिए जहाँ पर हिंदी सिलेबस अगर आता है तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। वीडियो को फुल वॉच करना है और प्री डाउट्स को क्लियर करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। एक तद्भव पूछता है, एक तत्सम पूछता है। तद्भव बताना है, कुपुत्र, कारत, खेत, कुपुत्र, कारत, खेत, 14। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? 14 हो जाएगा, 14 यानी 14 बिल्कुल सही आंसर है। ये कैसा है? ये तद्भव है, 14 है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब जब तद्भव नहीं है तो बात किसकी हो रही है? तत्सम की हो रही है। यही तो पूछा जा रहा है कि तत्सम बताइए कि तत्सम कौन सा है। तो उदास, गांव, कोयल, कंकड़। अब आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा उदास नहीं हो सकता, गांव नहीं हो सकता, कोयल नहीं हो सकता, कंकड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? कंकड़ कैसा है? एक तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव हैं। तलवार की धार पर चलना का क्या अर्थ है? तलवार की धार पर चलना का क्या अर्थ है? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सफ़ेद झूठ बोलने का अर्थ क्या है? सफ़ेद झूठ बोलना यानी पूर्णतः असत्य बोलना। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। पूर्णतः असत्य बोलना यानी 100% गलत बोलना, ऐसे समझ सकते हैं। सफ़ेद झूठ बोलने का मतलब है बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी सत्सई में लगभग दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी सत्सई में बताना है। 500, 600, 1012, 719 पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 719 को टिक करेंगे यहाँ पर। बिहारी सत्सई जो कि बिहारी के द्वारा लिखित है ना। रीतिकाल के सबसे अच्छे कवि हैं, घनानंद है, ये बिहारी हैं। तो रीतिकाल में ये बिहारी के द्वारा लिखित है बिहारी सत्सई, जिसमें 719 दोहे हैं।
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? सरहपा या शबरपा या देवसेन या कबीरदास? कौन माना जाता है 17 नंबर में आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने पहले पिछली वीडियो में भी लिया था, रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। सरहपा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, वाक्य या वर्ण या इनमें से कोई नहीं। भाषा की सबसे छोटी इकाई एक बार क्रम में लगवाने को पूछता है आपसे, वर्ण होता है। वर्ण के बाद क्या आता है? तो 1 नंबर पे वर्ण आ जाएगा, ठीक है। वर्ण के बाद 2 नंबर पे शब्द आ जाएगा, शब्द के बाद वाक्य आ जाएगा। इस तरह से अगर लगाने को आए तो आप लगा सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनंत का सही संधि विच्छेद करना है तो अनंत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सेकंड वाला, अन धन अंत, यानी सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। नासकेतोपाख्यान के रचयिता यानी लेखक कौन है? तो सदल मिश्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र, तो 20 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। प्रेम फुरपारी है, प्रेम वाटिका है, और सत्य हरिश्चंद्र इनका नाटक है। निबंध भी लिखे हैं इन्होंने, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। लल्लू लाल ने भी लिखा है, प्रेम सागर, लल्लू लाल। सदल मिश्र ने भी लिखा है, इंशाअल्लाह की कहानी किसने लिखा है? इंशाअल्लाह यानी सदल मिश्र, है ना। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह ने लिखी है। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदल मिश्र हो जाएगा। नासकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से ब्रजभाषा का क्षेत्र है। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा आता है? तो ब्रजभाषा का पश्चिमी क्षेत्र आता है, मथुरा वाले साइड का, है ना। तो ब्रजभाषा का ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्रजभाषा क्षेत्र से कौन से भगवान का संबंध रहता है? तो भगवान श्री कृष्ण का रहता है, ये भी साथ ही साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हाँ या ना में जब आंसर पूछा जाए तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है कहने का मतलब 3 लोगों को यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और एक को नहीं मिला है। उस एक को यहाँ पर आपको सही से देखना है। तो किसको नहीं मिला है? नागार्जुन को यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि नरेश मेहता को मिला है, दिनकर जी को मिला है, बिमल वर्मा जी को मिला है, जबकि नागार्जुन को यहाँ नहीं मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, मोहन राकेश, कालेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी, अब यहाँ पर आपको समास के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी इसको अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? पंचवटी। तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? देखिए पंचवटी, तो यहाँ पर संख्यावाची पद है ना। संख्यावाची पद है तो किस में चला जाएगा? ये दिग्गु में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? दिग्गु समास में चला जाएगा। दोनों पद अगर प्रधान होते हैं, ठीक है, और अपोजिट होते हैं, योजक चिन्ह होता है, तो द्वंद्व में चले जाते हैं, तो द्वंद्व लगाएंगे। जहाँ पहला और दूसरा पद प्रधान ना होता है, तीसरा पद जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, तो बहुब्री लगाएंगे। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, हैं भगवान विष्णु लगाएंगे। तो ऐसे शब्दों में बहुब्री लगाएंगे। अव्ययी भाव की ट्रिक क्या है? अव्ययी भाव में हमें क्या लगाना है? अव्ययी भाव में हमेशा अगर उपसर्ग आ जाए हमारे सामने तो हम अव्ययी भाव लगा देंगे। फिलहाल इसका आंसर पंचवटी का क्या हो जाएगा? पंचवटी यानी कि दिग्गु समास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पंचवटी है। और भी संख्यावाची पद आ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक पद और आ गया, चौराहा। अब बताइए इसमें क्या होगा? चौराहा यानी 4 राहों को मिलाने वाला, 4 रास्तों को मिलाने वाला, 4 रूट्स को मिलाने वाला, तो चौराहा कहा जाता है उसको। तो उसमें भी आप दिग्गु लगाएंगे, है ना। तिरदेव। तो ऐसे
ध्यान रखना है आपको। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इस क्वेश्चन को कम से कम 1000 बार पूछा गया है एग्जामों में। इतना पूछा जाता है कि बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्धन ज्वल, यानी 25 का सी हो जाएगा, उत्धन ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल का संधि विच्छेद। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। तो अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दिनकर, भास्कर और दिवाकर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। अंशुमाली किसका पर्यायवाची है? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय में कौन सा समास है? यहाँ पर जय और पराजय में बताना है। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था समास के बारे में, एक बार और कर लेते हैं जय और पराजय में। पहले तो ये देखिए, जय और पराजय एक दूसरे के अपोजिट हैं। जय का पराजय हो जाएगा, पराजय का जय हो जाएगा, और बीच में लगा है योजक चिन्ह। क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। तो एक तो योजक चिन्ह होगा, ऊपर से एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो आप आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, द्वंद्व समास मार के चले आएंगे। द्वंद्व समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव में मैंने बताया, अगर उपसर्ग दिखे, ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं तो अव्ययी भाव मार दीजिए। बहुब्री में पहला दूसरा पद प्रदान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की बात करता है तो बहुब्री लगा देना है। क्लियर? कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन मैंने हिंदी चैप्टर से लिए हैं। यहाँ पर 9, 2, 11 होने का अर्थ क्या है? पूर्णता, निपूर्ण होना, अधिक हो जाना, साथ साथ रहना, भाग जाना। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सरल क्वेश्चन है। भाग जाना, 9, 2, 11 होना, भाग जाना। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ, ये भी कई बार पूछा गया है। अभिज्ञ का विलोम जो हो जाता है अपोजिट अनभिज्ञ हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है क्या? जान, कबीर, रसखान, आलम या इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? आलम को कहा जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 में से आपका स्कोर कितना गया कमेंट में ज़रूर बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई क्लास में। बाकी आप अपने कमेंट में राय दे सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो हिंदी पे ही चाहिए या जीके पे बना दूं या स्पेशल इतिहास या स्पेशल भूगोल या पॉलिटिकल, किस पे चाहिए? जिस पे चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं।